हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदु अमाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में गाइस। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज को गाइस, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और पहले एग्जाम में आ चुके हैं गाइस। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है गाइस। और मैंने गाइस यूपी टीजीटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाकर इस चैनल पे डाली हुई हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उन सभी को देख सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। सो गाइस, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। और अब मैं कंटिन्यू करा रही हूँ यहाँ पर इंपोर्टेंट पीवाई क्यूज को और प्रैक्टिस सेट्स को गाइस। सो मेरे साथ इंग्लिश टीजीटी की तैयारी को बूस्ट कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा गाइस। मैंने 4 राइटर्स जो टीजीटी में आते हैं, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी और शेक्सपियर, इन सब पर मैराथन क्लास बनाई हुई है, ठीक है। तो उनको भी आप देख सकते हैं। और लिटरेरी टर्म के ऊपर भी मैंने बहुत बेहतरीन क्लास डाली हुई है यूट्यूब पर, उसे भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चन पर, ओके, और कर लेते हैं उन्हें फटाफट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। तो ये लाइन कहाँ पर आती हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में, कौन से वर्क में ये देखने को मिलती हैं लाइनें? स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या ये टिंटन एबे की लाइन है, या फिर रेक्ल्यूज की लाइन है, या इमॉर्टलिटी ओड की लाइन है, या फिर प्रेल्यूड की लाइन है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा टिंटन एबे, ऑप्शन ए, ओके। स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटन एबे की लाइनें हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग अकर। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? और ये यहाँ पर आपके पास है 4 ऑप्शन। क्या ये टिंटन एबे की लाइन है, या द रेक्ल्यूज की लाइन है, या प्रेल्यूड की लाइन है, या फिर इमॉर्टलिटी ओड की लाइन है? तो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इमॉर्टलिटी और की ये लाइनें हैं, आर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल एलेजी। इनमें से कौन सी है जो पेस्टोरल एलेजी है गाइस? ठीक है, तो जो पेस्टोरल एलेजी होती है वो ग्रामीण एरिया से रिलेटेड होती है गाइस, उसमें शेफर्ड को दिखाया जाता है। तो ये कौन सी है? यहाँ आपके पास है 4 ऑप्शन। ए, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, क्या ये राइट है? बी, इन मेमोरियन, क्या ये पेस्टोरल एलेजी है? या फिर सी, लेसिडस है? या फिर डी, डूनो एलेजी, ड्यूनो एलेजी? ठीक है, तो ये कौन सी है जो पेस्टोरल एलेजी है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेसिडस जो है यहाँ पर एक पेस्टोरल एलेजी है। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो लिरिकल बैलेड्स आए थे ये कब पब्लिश्ड हुए थे, जिन्हें वर्ड्सवर्थ ने और कोलरिज ने एक साथ मिलकर लिखा था? तो गाइज, ये पब्लिश हुए थे 1798 में। यही इसका राइट आंसर है, 1798 में हुए थे गाइज, ओके। तभी रोमांटिक एज की भी स्टार्टिंग हुई थी। चलिए 55, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट। तो गाल्सवर्दी ने किस तरह के प्लेस को लिखा है? तो क्या प्रॉब्लम प्लेस को लिखा है, या फिर पोएटिक ड्रामा लिखे हैं, एब्सर्ड ड्रामा लिखे हैं, फिर किचन सिंक ड्रामा को लिखा है? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रॉब्लम्स प्ले को इन्होंने लिखा है गाल्सवर्दी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक मिनट गाइस, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है? आपके पास में 4 ऑप्शन, आप बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। यू हैव 20 रुपीज़। नेक्स्ट है, आई हैव 2 10 रुपीज़ नोट्स। सी है, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी। और मैनकाइंड इज डिमेंटेड। तो क्या है आपका राइट आंसर? इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है गाइज, आपको बताना है इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, यू हैव 20 रुपीज़ ये बिल्कुल ठीक है, यू हैव 2 10 रुपी नोट्स ये भी ठीक है, और मैनकाइंड इज डिमेंटेड ये भी ठीक है गाइज। ऑप्शन नंबर सी इसमें रॉन्ग है, क्योंकि इसके अंदर जो मिस्टेक है 2 नेशन थ्योरी, यहाँ पर जो नेशन थ्योरी लिखा हुआ है, ये जो एस है नेशन में, ये अपोस्ट्रोफ करके यहाँ पर एस लिखा जाएगा, अपोस्ट्रोफ करके, ठीक है, तब ये राइट होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 57,
द फेमस एपिक पैराडाइज लोस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, तो ये तो आप इजीली बता ही देंगे गाइज। जो पैराडाइज लोस्ट है मिल्टन का फेमस एपिक है, ये कितनी बुक्स में आया? तो गाइज इसके अंदर हैं 12 बुक्स। पहले ये 10 बुक्स में आया था, उसके बाद जब सेकेंड एडिशन इसका आया था तो ये आया था 12 बुक्स में। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फर्स्ट एडिशन में कितनी बुक्स थी इसके अंदर, तो 10 बुक्स थी गाइज। ओके, और सेकेंड एडिशन में ही 12 बुक्स के साथ ये आया था। और अगर कंटेन्स करके आ रहा है तो राइट आंसर 12 होगा, 12 बुक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी? इनमें से कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो एक कॉमेडी नहीं है? एज यू लाइक इट बिल्कुल कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी है, मिडसमर नाइट ड्रीम भी कॉमेडी है, और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा कॉमेडी नहीं है क्योंकि ये एक ट्रेजेडी है। ये रोमन प्ले है इनका और ये ट्रेजेडी है, इसको रोमन प्ले भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग। जो लिरिक है इसको एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म के रूप में कब से जाना जाता है? आप बताएंगे, आपके पास है 4 ऑप्शन। अर्ली 18th सेंचुरी से जाना जाता है, या फिर लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी से जाना जाता है, या फिर सी अर्ली 20th सेंचुरी से जाना जाता है, या फिर डी मिड 20th सेंचुरी से। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी से लिरिक्स को मोस्ट पॉपुलर फॉर्म के रूप में जाना जाता है, पोएट्री की मोस्ट पॉपुलर फॉर्म। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रिपर? जो सॉलिटरी रिपर है ये पोएट्री की कौन सी फॉर्म है गाइस? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 टाइप से कई बार आ जाता है। अगर लिरिक और बैलेड दोनों दे दिया जाए ऑप्शन में तो राइट आंसर गाइस यहाँ पर लिरिक होगा फर्स्ट। अगर लिरिक नहीं है ऑप्शन के अंदर, सिर्फ बैलेड है और कोई दूसरे ऑप्शन जैसे ऑड, बैलेड, एलेजी, सोनेट दे दिया जाए, तो इनमें से अगर राइट आंसर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आप बैलेड को चुनेंगे। आप किसको चुनेंगे? बैलेड को चुनेंगे। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आपको देना है, और लिरिक बैलेड दोनों आ जाएं तो लिरिक को प्रेफर करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 61, डेस्टिमोना फेमस शेक्सपियर कैरेक्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? डेस्टिमोना को तो आप जानते ही होंगे गाइस, ये फेमस ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, और डेस्टिमोना एक कैरेक्टर है इसके अंदर। तो कौन सी है वो ट्रेजेडी जिसमें डेस्टिमोना एक कैरेक्टर, फेमस कैरेक्टर है गाइस? ठीक है, तो क्या किंग लियर है, या फिर ओथेलो है, या हैमलेट है, या फिर ट्वेल्थ नाइट है? ट्वेल्थ नाइट तो वैसे भी एक ट्रेजेडी नहीं है गाइस, ये कॉमेडी है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? ये है ओथेलो। ओथेलो में ये जो डेस्टिमोना है ये इसकी ओथेलो की लवर और पत्नी होती है। पहले लवर होती है, फिर इसी से शादी कर लेती है, और यही इसका मर्डर भी कर देता है लास्ट में, जो एक ट्रेजेडी के रूप में बदल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 पर, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं गाइज, और कहाँ से ली गई हैं ये भी इसमें बता दिया गया है। ये अफोरसेड लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ, मैकबेथ के द्वारा मैकबेथ प्ले में बोली गई हैं ये गाइज। तो यहाँ पूछ लिया गया है कि कौन से एक्ट और कौन से सीन में ये लाइनें मिलती हैं देखने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और बताइएगा। आपके पास है 4 ऑप्शन। एक्ट 3rd सीन 1st में देखने को मिलती हैं, हो ही नहीं सकता गाइज। एक्ट 5th और सीन 5th में देखने को मिलती हैं, या फिर एक्ट 4th या सीन 1st में, या फिर एक्ट 5th एंड सीन 3rd में ये लाइनें मिलती हैं। तो गाइज ये लाइनें प्ले के लास्ट में ही आती हैं, जब जो मिसिस मैकबेथ है वो सुसाइड कर लेती है, तो तब ये लाइनें मैकबेथ कहता है कि लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट बट ऑफ साउंड फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है ये। तो ये आती हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा गाइस। ये सीन एक्ट 5th सीन 5th में देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 63 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड? इसमें से देखना है कि कौन सा वर्ड है जो मिसस्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग राइट नहीं है। याच, कन्वेंस बिल्कुल ठीक है, इंडिस्पेंसेबल भी ठीक है, जो कॉन्शियंसियस है गाइज, यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट भी किया है क्योंकि मैंने इसे बुक से लिया है, तो यहाँ पर करेक्शन हो रखा है गाइज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, और इसकी राइट स्पेलिंग होगी CONSCIENTIOUS। ओके गाइज, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट एज ए रूल ऑफ ग्रामर। ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, किस स्टेटमेंट में गलती है गाइस, यहाँ पूछ लिया गया है तो बताइएगा। ए शैल विद द सब्जेक्ट इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंपल्सन, जो शैल है विद द सब्जेक्ट इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंपल्सन, बिल्कुल। नेक्स्ट है विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, या फिर सी शुड विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स आउट टू, या फिर डी वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स एम्फेसिस। क्या होगा आपका राइट आंसर, ग्रामर के हिसाब से कौन सा राइट नहीं है, तो गाइस ये होगा ऑप्शन नंबर बी, will with the subject in the first person expresses bleak sense of determination, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। जॉन मिल्टन ने जो वर्क लिखे हैं यहाँ पर कौन सा वर्क है जो मिसमैच्ड है, जो गलत है गाइस। ऑफ एजुकेशन 1644 में आया, बिल्कुल ठीक है। एरोपेजिटिका, क्या ये ठीक है। लेसिडस 1637 में आया, बिल्कुल ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया, तो ये भी गाइस ठीक है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, तो क्लियर हो गया है गाइस, एरोपेजिटिका ही है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एरोपेजिटिका और ऑफ एजुकेशन एक साथ ही आए हैं दोनों, तो 1644 में ही ये एरोपेजिटिका आया है 1644 में। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब है जो फॉलो नहीं करती है करेक्ट प्रीपोजिशन को। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर। अमेलगमेट विथ, बी एनेक्सियस एट, सी बाउंड टू, या फिर बेनिफिशिएंट टू। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो गाइज ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पर ये होगा आपका राइट आंसर। एनेक्सियस एट नहीं होता गाइज, एनेक्सियस ऑफ होता है, एनेक्सियस ऑफ होता है, ठीक है। तो आप इसको राइट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कोलन। कोलन के रेफरेंस में कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, क्या कोलन एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर बी, द कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन, क्या ये एक एक्सप्लेनेशन को यूज करने के लिए किया जाता है। इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है गाइज। सी, द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। या फिर डी, द कोलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लूज। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, तो गाइज ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कोलन है इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लोज को इसे सेपरेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, बल्कि इट इज़ यूज टू सेपरेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कहता है, बेगर्स डिस्क्रिप्शंस मीन्स। तो बेगर्स डिस्क्रिप्शंस मीन्स क्या है। ए, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बी, बाय चांस, या फिर सी, लेस डिस्क्राइब्ड, या फिर डी, पुअरली डिस्क्राइब्ड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। यहाँ पर कौन सा पेयर मिसमैच्ड है विद रेफरेंस टू मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस। मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के सीक्वेंस में कौन सा मिसमैच्ड है, फाइंड आउट करेंगे। ए, बोर का जो है सो होता है, बग का डॉ होता है, और फोक्स का विक्सन होता है गाइज, और बग रैबिट का पी रैबिट नहीं होता। तो डी ऑप्शन राइट होगा गाइज, और जो पी रैबिट है ये गलत है इसका यहाँ पर या तो हेयर होना चाहिए या फिर रैबिट भी चलेगा, ठीक है। रैबिट या हेयर में से कोई भी यहाँ पर चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। फ्रेंजी का सिनोनिम कौन सा नहीं है, पूछा गया कौन सा नहीं है।
तो फ्रेंजी का मतलब क्या होता है गाइस? ये रेंज है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है या फिर गुइल है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 70 का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुइले। इसका जो है अपोजिट है गाइस, सिनोनिम्स नहीं है। ओके, फ्रेंजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। तो जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, तो इसे जो है इसमें से कौन सा प्ले है वो जिसे ओमिट कर दिया गया था? ठीक है गाइस, ऑप्शन ए क्या मैकबेथ को, या फिर बी पेरिकल्स को, या फिर सी ए मिडसमर नाइट ड्रीम को, या फिर टाइटस एंड्रोनिकस को। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस पेरिकल्स, ऑप्शन नंबर बी, पेरिकल्स को ओमिट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज ए सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे। तो ये क्या कह रहा है गाइस? इनमें से कौन सा प्ले है जो एक सोशल सटायर है, जो फैशन और फेड से डील करता है? तो कौन सा है? विलियम शेक्सपियर का प्ले है, मिडसमर नाइट ड्रीम है क्या, फिर एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है, या फिर लव्स लेबर लॉस्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लव्स लेबर लॉस्ट जो है यही एक सोशल सटायर है जो डील करता है फैशन एंड फेड से। आगे बढ़ते हैं। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। मिल्टन जो है किससे अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं। तो ये ब्लाइंड पर्सन है गाइस। यहाँ पर आपके पास है 4 ऑप्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि किससे कंपेयर नहीं करते हैं। तो ब्लाइंड थायमिसिस से तो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, ब्लाइंड मियोनिडस से भी करते हैं, और टायरेसियस एंड फाइनेयस से भी करते हैं। लेकिन जो ये लेसिडस है गाइस, ये एक एलिसी है, मिल्टन की ही लिखी हुई है, तो इससे इन्होंने खुद को कंपेयर नहीं किया है। यही होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब। जब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था, उसकी ओपनिंग में इन्होंने इन्वोकेशन किया था, यानी कि मिथ की देवी को इनवाइट किया था गाइस, जो रेफर करती है ओरेब को। ओरेब किसको रेफर करता है यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो क्या स्पिरिट है, क्या सिलोआ है, क्या माउंट होरेट है, या फिर ओनियन है? क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट होरेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, हु इज ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के पॉलिटिकल सन के रूप में किसे जाना जाता है? क्या ये मिल्टन है, या फिर विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ है, या फिर जॉन गाल्सवर्दी हैं? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन को पॉलिटिकल सन के रूप में जाना जाता है स्पेंसर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिपर हाईलैंड लास एस। जो सोलिटरी रिपर है, जो गर्ल्स हैं वहाँ पर, वो कहाँ से बिलोंग करती है? यहाँ पूछ लिया गया है। तो ये बिलोंग कहाँ से करती है? आपके पास है 4 ऑप्शन, आप बताएंगे। गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, क्या ये आयरलैंड से है? एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, या फिर एक गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आर बर्थ इज बट ए स्लेव एंड ए फॉरगेटिंग इज टेकन। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं गाइज? ठीक है, आर बर्थ इज बट ए स्लेव एंड ए फॉरगेटिंग कहाँ से ली गई हैं? क्या इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड से ली गई हैं, या फिर अपॉन वेस्ट मिनिस्टर से ली गई हैं, या फिर लूसी से, या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से लाइनें ली गई हैं? तो क्या होगा आपका राइट आंसर गाइज, बताएंगे आप। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी और से ही इन लाइनों को लिया गया है, आर बर्थ इज बट ए स्लेव एंड ए फॉरगेटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नॉवलिट। इनमें से कौन सा वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का जो एक नॉवलिट के रूप में भी जाना गया? तो गाइज यहाँ पर तो पहले से ही निशान लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जोसलिन को एक नॉवलिट के रूप में जाना जाता है, ये इनका फर्स्ट नॉवल भी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी किस से बिलोंग करते हैं? क्या रोमांटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, या फिर रियलिस्ट ट्रेडिशंस ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो से करते हैं, या फिर ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड पॉन्ड से करते हैं? गाइज क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनेरो से ही बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग टू, फोरसाइट सागा में फोरसाइट किस से बिलोंग करते हैं? एक कंट्री साइड फैमिली, या फिर एक टिपिकल सिटी फैमिली, या फिर द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स, या फिर नन ऑफ द अबोव? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ए टिपिकल सिटी फैमिली। टिपिकल सिटी फैमिली से फोरसाइट जो है बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन? बिल्कुल आप इसे बता सकते हैं गाइज। हेयर एंड लैंडर, क्या ये वर्क है इनका? द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस है, या फिर वीनस एंड एडोनिस है, या फिर द कॉमेडी ऑफ एरर है? तो गाइज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी इसी वीडियो के अंदर आ चुका है, तो आप इसका आंसर करें। तो ये वीनस एंड एडोनिस है, ऑप्शन नंबर सी, जिसे शेक्सपियर ने कहा है फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन, क्योंकि ये इनका पहला वर्क था और इसे इन्हें जो है बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी इससे, इस वर्क से ये बहुत फेमस हुआ था स्टार्टिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, तो विलियम शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी गाइस? क्या 20 अप्रैल 1616 को हुई थी, या 28 अप्रैल 1616 को हुई थी, या 23 अप्रैल 1616 को हुई थी, या 25 अप्रैल 1616 को हुई थी? आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं गाइस, आपको पता होगा। तो विलियम शेक्सपियर की जो डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर्स इन स्टार्टफोर्ड? स्टार्टफोर्ड में जो शेक्सपियर के घर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या ये न्यू प्लेस है, या स्टार्टफोर्ड हाउस है, या फिर ग्रांड प्लेस है, या फिर हाई प्लेस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू प्लेस के नाम से जाना जाता था शेक्सपियर का हाउस जो स्टार्टफोर्ड में था। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का करेक्ट सीरियल क्या है गाइस? पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में पहले भी और आ भी सकता है आगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है गाइस जानने के लिए कि इसका करेक्ट सीरियल क्या है, क्योंकि ये तो हमें सबको पता है कि इनकी ट्रेजेडीज कौन सी हैं। 4 ट्रेजेडी है इनकी, ग्रेट ट्रेजेडी, लेकिन उनका करेक्ट सीरियल क्या है? तो ये है, आप HOKM, इससे आप आइडिया लगाएंगे कि यही सीक्वेंस है इनकी ट्रेजेडीज का। पहले हैमलेट आया, फिर अथेलो, फिर किंग लियर और फिर मैकबेथ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसी में ये सीक्वेंस दिखाया गया है, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे? तो ये लाइनें कहाँ पर देखने के लिए मिलती है मिल्टन के वर्क में? विच वर्क मिल्टन स्टेट्स, कहाँ पर मिल्टन ने ये लाइनें दी हैं? तो चलिए, क्या ये एलेग्रो की लाइन है, या फिर इल पेंसरोसो की लाइन है, या फिर कोमस की लाइन है, या फिर ये लेसिडस की लाइनें हैं? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, लेसिडस की ये लाइनें हैं। स्टिल मॉन वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? तो कहाँ पर मिल्टन ने इंटेंट किया है, जस्टिफाई किया है वे ऑफ गॉड टू मैन? कौन से वर्क में इन्होंने ये दिखाया है? तो आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? ए लेसिडस, बी पैराडाइज रिगेन्ड, या फिर सी सैमसन एगनिस्ट, या फिर डी पैराडाइज लॉस्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराडाइज लॉस्ट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर्स डेलिला अपीयर? तो इनका कौन सा वर्क है जिसमें डेलिला एक कैरेक्टर है
वो देखने के लिए मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन डी, सैमसन एग्निस्ट। डेली लाभ देखने को मिलती है हमें सैमसन एग्निस्ट में, जो सैमसन की ही पत्नी होती है ये, और इसकी लवर भी होती है, ठीक है, जो बाद में इसको धोखा दे देती है बाद में जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो बॉर्डर्स लिखा है वर्ड्सवर्थ ने, द बॉर्डर्स को लिखा है गाइज, ये एक इनकम्प्लीट वर्क भी है इनका। तो ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोज ट्रेजेडी है क्या ये, या फिर ये एक एपिक है, या फिर वर्स ट्रेजेडी है, या फिर ओड है? किस तरह का वर्क है ये? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये है एक वर्स ट्रेजेडी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, in 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाई। 1601 में शेक्सपियर के सोनेट का एक कलेक्शन आया, तो उसे किसके द्वारा प्रिंट किया गया था? तो आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, क्या इन्होंने प्रिंट किया, या फिर मिस्टर WH ने प्रिंट किया, या फिर थॉमस थ्रोप ने किया, फिर जॉर्ज पिल ने किया? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस थॉर्प ने इसको प्रिंट किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 90, एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रोज एपिग्राम इज। अच्छा, जो प्रोज में एपिग्राम होते हैं गाइस, उसके लिए एक अल्टरनेटिव नेम यहाँ पर पूछा गया है कि उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहले से ही निशान लगा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा गाइस, एपोथेगम के नाम से भी एपिग्राम को जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। आपके पास है 4 ऑप्शन, और इसमें से पूछा गया है कि कौन सी वो पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है। लंदन 1802 बिल्कुल लिखी है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो बिल्कुल लिखी है, द सॉलिटरी रीपर ये इन्होंने ही लिखा है, और लास्ट है गाइस लंदन। तो ये जो लंदन है ये पोएम इन्होंने नहीं लिखी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ से ली गई है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, तो क्या ये टिंटन एबे की लाइनें हैं, क्या ये इमोर्टलिटी और की लाइन है, या फिर डैफोडिल्स की, या फिर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइनें हैं? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से इन लाइनों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज इन 3 पार्ट। तो कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो 3 पार्ट में आया? क्या हेनरी 4th आया, रिचार्ड 3rd आया, रिचार्ड 2nd आया, या फिर हेनरी 6 आया? तो गाइज क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी 6 को 3rd पार्ट में लिया गया है, क्योंकि शेक्सपियर ने हेनरी 6 और हेनरी 4 और हेनरी 8 को लिखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द लाइन दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम। तो ये किस पोयम की लाइनें हैं? दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइनें हैं गाइस। तो ये किस कहाँ से ली गई हैं ये वाली लाइनें? ओके, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ये हैं, आप जानते ही होंगे ये तो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन के द्वारा। मिल्टन ने जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपना सोनेट लिखा है उसी की ये लाइनें हैं। फेमस लाइनें हैं गाइस, याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। उनके करियर के लास्ट फेज से कौन सा वर्क है जो बिलोंग नहीं करता है? आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर? ए मच एडो अबाउट नथिंग, या बी द टेम्पेस्ट सी सिम्बलेन, या फिर डी विंटर्स टेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच एडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं गाइस, बताएंगे आप। आपके पास हैं 4 ऑप्शन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई हैं, या फिर ओड टू ए नाइटिंगेल से ली गई हैं, या टू अ स्काई लार्क से ली गई हैं, या फिर ओड ऑन ए क्रिश्चियन आर्ट से ली गई हैं। तो कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज
ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओड ऑन ए ग्रेसियन अन की लाइनें हैं गाइस। और किसने लिखा है इसे लिखा है कीट्स ने इसे लिखा है, और ये ऑड ऑन ए ग्रेसियन अन की लाइनें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्या कहता है, फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्मेड एज पर डायरेक्शन गिवन इन देयर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है कि सेंटेंस को किस तरह से क्या करना है आपको सेंटेंस को। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर, ये एक सेंटेंस इन्होंने यहाँ पर दिया है और इसको सिंपल सेंटेंस में हमें चेंज करना है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, चलिए चेक कर लेते हैं। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर, तो सिंपल बनाना है गाइस। द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इंडोर, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आ गया है एंड। सिंस द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर, मे बी, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इट बीइंग ए बैड वेदर, सॉरी एक मिनट, इट बीइंग ए बैड वेदर वी स्टेड इंडोर, या फिर नन ऑफ द अबव, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइस ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंस द वेदर वाज बैड वी स्टेड इंडोर। ये सिंपल सेंटेंस हो गया है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर वन सब्जेक्ट, वन जो है वर्ब और वन ही ऑब्जेक्ट आता है, तो इस तरह से ये हो जाता है सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है गाइस, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए तो क्या होगा आपका राइट आंसर। ही इज़ बिलीव्ड दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया, क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, या फिर सी, इट इज़ बिलीव्ड दैट मलेरिया इज़ द कॉज ऑफ हिज डेथ, या फिर डी, पीपल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये बन गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और दैट से इसको ऐड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म, जो शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो किस तरह की लिटरेरी फॉर्म से बिलोंग करता है। क्या ये कॉमेडी है, या फिर रोमांस है, या ट्रेजिक कॉमेडी है, या फिर हिस्ट्री प्ले है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइज ये ट्रेजिक कॉमेडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पर हम आ चुके हैं गाइस, 100 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लियर। तो किंग लियर की यहाँ पर थीम्स पूछ ली गई है गाइस। क्या जेलेसी है, क्या एम्बिशन है, क्या रिवेंज है, या फिलियल इनग्रेटिट्यूड है। क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर, क्योंकि जेलेसी किसकी थीम है आप फाइंड आउट करें इसे। जेलेसी ओथेलो की है, एम्बिशन मैकबेथ की है, और रिवेंज हैमलेट की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेलियल इनग्रेटिट्यूड है यही किंग लियर की जो है थीम रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 101, क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो शेक्सपियर की जो हैमलेट ट्रेजेडी है उससे बिलोंग नहीं करता है। क्या ओफिलिया है, क्लॉडियस है, या पोलोनियस है, या फिर कासियो है। तो गाइज ये तीनों तो बिलोंग करते हैं हैमलेट से। ओफिलिया हीरोइन है हैमलेट की, और क्लॉडियस उसका चाचा है, और पोलोनियस उनका सर्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कासियो है यही इसका कैरेक्टर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइज, और यहाँ से आपको करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसके लिए। कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। तो क्या होगा आपका राइट आंसर। क्या ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा, या फिर विद इन होगा।
तो गाइस यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ। जो क्योर है इसके साथ हम ऑफ का ही यूज़ करते हैं, जो क्योर है यहाँ पर क्योर ऑफ यूज़ करते हैं गाइस हम, तो ऑफ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग। तो यहाँ पर प्रिवेंट दिया गया है गाइस, और प्रिवेंट करना होता है, क्या इसका राइट आंसर टू होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा या एट होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर? आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा गाइस आंसर करके, और मैं बता दूं आपको इसका राइट आंसर होगा फ्रॉम। ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम आता है गाइस, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम, तो ये प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कि मैंने उसको लास्ट मंथ से नहीं देखा। क्या यहाँ पर फोर आएगा, फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा या फिर टिल आएगा? तो गाइज यहाँ पर आएगा सिंस। ओके, इसका राइट आंसर होगा सिंस। चलिए, सिंस लास्ट मंथ, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। ठीक है, डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, एडमिट के साथ ऑफ आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सी पोएम है जो जॉन मिल्टन ने कंपोज नहीं की है? क्या ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस है? बिल्कुल की है। एल एलेग्रो की है, इल पेंसरोसो भी की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू लव। ट्रू लव को उन्होंने कंपोज नहीं किया है गाइस। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 107, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस डिनोट। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा यूबिक्यूटस के लिए? ये किससे डिनोट करता है? ऑल पावरफुल, टू मच, असर्टिव, या लॉयल एंड सिंसियर, या सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? चलिए, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। इसका मतलब होता है कि एक ही समय में हर जगह देखे जाने वाली चीज़। ठीक है, यूबिक्यूटस का मतलब। नेक्स्ट पर चलते हैं 108, अनएनविएबल किसको डिनोट करता है गाइज? अराउजिंग, एनवे, या डिफिकल्ट ऑफ, अनप्लीजेंट, या फिर दैट विच इज़ नॉट एक्सेसिबल, या फिर समथिंग दैट इज़ नॉट अनअवॉइडेबल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफिकल्ट टू अनप्लीजेंट। एनविएबल का मतलब होता है डिफिकल्ट ऑफ अनप्लीजेंट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं 109, इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी जो वर्ड है ये किसको डिनोट करता है? स्टेट ऑफ बीइंग इन ए प्रिविलेज्ड कंडीशन, या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, या फिर एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड इट, या पीरियड विच इज काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनकम्बेंसी का मतलब होता है एन ऑफिशियल पोजीशन। ओके गाइज, एन ऑफिशियल पोजीशन इसका मतलब होता है इनकम्बेंसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर आ गए हैं हम गाइज। द ऑपोजिट ऑफ कैलेंडरस्टाइन। तो कैलेंडरस्टाइन का अपोजिट क्या होगा बताएंगे आप? आपके पास हैं 4 ऑप्शन। क्या ये ओपन है, क्या सीक्रेट है, या सरप्टिशियस है, या सीरियस है? क्या होगा इसका अपोजिट? तो गाइज इसका अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन। कैलेंडरस्टाइन का अपोजिट होगा ओपन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं लुगुब्रियस मीन्स। लुगुब्रियस मीन्स होगा डिजेक्टेड, बैटरे, इम्बेसाइल, या फिर जोवियल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइज इसका राइट आंसर होगा डिजेक्टेड। क्या होगा इसका राइट आंसर?
डिजेक्टेड। चलिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 112 पर, और यहाँ देख लेते क्या कह रहा है। चूज द सेंटेंस विच मेक अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अप्रोप्रिएट वर्ब को हमें चूज करना है गाइस, जो ब्रैकेट में दी गई है। क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए, द पुलिस ऑप्शन में दी गई है किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। क्या ये, इसके लिए हमें चूज करना है राइट ऑप्शन। द पुलिस किल्स यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। क्या ये राइट है? द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। क्या ये राइट है? सी, द पुलिस मे किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। या फिर डी, द पुलिस वुड किल यू इफ़ यू शेल ट्राई टू रन अवे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइज यहाँ पर पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे में हम देखेंगे कि ये एक सिंपल जो है फ्यूचर का सेंटेंस है, और यहाँ पर द पुलिस जो ऑप्शन बी है इसका ये राइट होना चाहिए। ऑप्शन बी, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। अगर आप भागने की कोशिश करते हो तो पुलिस आपको मार देगी, इसी तरह का सेंटेंस है। तो यही राइट आंसर है गाइज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चार ऑप्शन में से गाइज। ए, आई हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट। बी, आई वाज देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट। या सी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। या फिर डी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइज यहाँ पर आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 114। इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। अगर मैं भगवान होता तो मैं सभी सफरिंग को एलिमिनेट कर देता। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? 4 ऑप्शन में से गाइस। इफ़ आई वाज आएगा, यहाँ पर देखिए एक इच्छा प्रकट की जा रही है, विश की जा रही है, और जहाँ पर विश होती है, इच्छा प्रकट होती है, वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर गाइस होगा ऑप्शन नंबर बी, इफ़ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं 115। आई विश दैट यू बी राइट। यहाँ पर आई विश दैट यू बी राइट, मैं विश करता हूँ कि आप सही हों। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? आई विश दैट यू हैड बीन राइट, या फिर आई विश दैट यू वर राइट, या आई विश दैट यू विल बी राइट, या आई मे विश दैट यू वर राइट। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाइज, आई विश दैट यू वर राइट। जहाँ पर विश होती है वहाँ पर मैंने बताया आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द आर वेरी यूजफुल। तो ऑथर के अकॉर्डिंग जो गुड बुक हैं वो बहुत यूज़फुल हैं। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑफ द आर वेरी यूजफुल। ठीक है, तो बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। क्या ये राइट होगा इसका? गुड बुक हमारे लिए क्यों अच्छी हैं? ठीक है, ऑफ द आर क्यों अच्छी हैं? तो ये यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू, या बिकॉज इट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म, या बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर, या बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। ओके, ये एक पैराग्राफ है, उसी से क्वेश्चन लिए गए हैं गाइज, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? द बुक्स ऑफ द आर्ट्स आर मल्टीप्लाइंग, या बी दे आर peculiar characteristics of the present age, या दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स, या वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर दैम। क्या होगा आपका राइट आंसर?
तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, हाउ डज द राइटर्स डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आर्ट्स। राइटर्स ने इसे किस तरह से डिफाइन किया है गुड बुक ऑफ द आर्ट्स को। आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर। द गुड बुक ऑफ द आर्ट्स इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर, या फिर बी, इट इज़ द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट, या फिर सी, द गुड बुक ऑफ द आर्ट्स इज मेयर कम्युनिकेशन, या फिर डी, द गुड बुक ऑफ द आर्ट्स हैज़ नो परमानेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू। आपके पास है 4 ऑप्शन, क्या होगा आपका राइट आंसर। देयर आर गुड बुक फॉर ऑल टाइम, द गुड बुक ऑफ द आर यूजफुल एज वेल एज pleasant in the present age. Books of the arts are multiplying with the expansion of education. True books have been replaced by books of the arts. तो क्या होगा आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द आर्ट्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, the book of the arts does not deal with one of the following, identify. बुक ऑफ द आर्ट डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई। इनसे डील नहीं करती है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जो बुक ऑफ द गुड आर्ट्स है, वो इन 4 ऑप्शन में से किस से डील नहीं करती है। तो गाइज यहाँ पर है ट्रैवल अकाउंट से डील नहीं करती, या फिर स्टोरी टेलिंग से डील नहीं करती, या फैक्ट टेलिंग से डील नहीं करती, या पर्सवेशन ऑफ नॉलेज से डील नहीं करती। तो क्या होगा आपका राइट आंसर। इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा आपका राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सवेशन ऑफ नॉलेज से ये डील नहीं करती। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड हैं कैपिटल्स में दिए गए हैं जो, तो इनकी मीनिंग्स को आपने चूज करना है। 121, मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है गाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट। नॉट एक्सट्रीम, कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक या सुपरफिशियल। क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइस मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है, ये एक उदारवादी होता है मॉडरेट का मीनिंग, ठीक है। और ये नॉट एक्सट्रीम से जो है ये मीन करता है, नॉट एक्सट्रीम से मीन करता है। 122, इम्प्रोप्राइटी। तो इम्प्रोप्राइटी का मीनिंग क्या होगा। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड कोज, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, या फिर सी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, या फिर डी, एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग। क्या होगा आपका राइट आंसर। तो 122 का राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, ऐसे एक्शन जो मोरली रॉन्ग होते हैं, ठीक है गाइस, इनसे डील करता है। नेक्स्ट है बिजारे। बिजारे किससे मीन करता है, इमेजिनरी है ये, नॉन एक्सिस्टेंस है, या एक्सट्रीमली पैथेटिक है, या फिर वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, ये वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 124 को देख लेते हैं गाइस, लगभग हमने इसको कंप्लीट कर ही लिया है। एसाइड ड्वाउस। एसाइड ड्वाउस का मीनिंग क्या है गाइस। एनेक्सियस है, या आई डिफरेंट टू वंस सराउंडिंग, या फिर वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, या टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। एसिड वाउस का मतलब होगा वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। और क्वेश्चन नंबर लास्ट पर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर लास्ट आ गया 125, इग्नोमिनी। तो इग्नोमिनी का मीनिंग क्या होगा गाइस, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, या लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, या पब्लिक शेम, या डिसअपॉइंटमेंट।
क्या होगा आपका राइट आंसर। तो गाइस इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो गाइस ये था यूपी टीजीटी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जिसको हमने सॉल्व कर लिया है बहुत ही अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।